Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is regarding the result date for UP PCSJ. काफ़ी लोगों ने मुझे 20th फेब से पूछना स्टार्ट कर दिया कि सर सब लोगों ने इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वीडियो बनाया है क्लैरिफिकेशन के लिए, रिज़ल्ट डेट कब तक आएगी और कब रिज़ल्ट आ रहा है। तो इससे रिलेटेड जो 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ है PCSJ का, 27 फेब को लोगों ने कहा था कि रिज़ल्ट सर आ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। काफ़ी परेशान थे। मैंने जिन जिन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था उन्हें मैंने अपडेट कर दिया था कि देखो तुम्हारा रिज़ल्ट अभी इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। उसका रीज़न भी मैंने बताया था। 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो 12 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था तो इससे रिलेटेड आपको 20 फरवरी तक ऑब्जेक्शन फाइल करने थे। जब 20 फरवरी तक ऑब्जेक्शन ही फाइल करने हैं तो इन ऑब्जेक्शंस में वर्क होगा। जो ये ऑब्जेक्शन फाइल किए जाते हैं इनमें काम होता है। कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है उसको रिजॉल्व करने में। एक कमेटी को ये आंसर शीट भेजी जाती है और उस आंसर शीट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्शन आपने फाइल किए थे उसमें आपसे साफ साफ कहा गया था कि आपको एविडेंस के साथ वो ऑब्जेक्शन अपने देने हैं। एविडेंस के साथ ऑब्जेक्शन देने के बाद उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद नई आंसर की रिलीज़ होती है। जब नई आंसर की रिलीज़ होती विद ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, कवरिंग ऑल दीज ऑब्जेक्शन। तो अभी तक जो है, अभी 20 को ऑब्जेक्शन फाइल हुआ था तो समझ लो 1 हफ्ता उसमें निकल गया। उसके बाद आज जो है 1 वीक जो है ये होली का टाइम चल गया। अब इसके बाद होली के बाद, जैसे ही होली के बाद जो है ये रिज़ल्ट आने की संपूर्ण प्रोबेबिलिटी है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है कि रिज़ल्ट जो है होली के बाद जो है आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड डेट जो रिज़ल्ट की है वो एक तरह से आप 12 तारीख से मान सकते हो। 12th ऑनवर्ड आपका रिज़ल्ट जो है वो कभी भी पब्लिश किया जा सकता है। 12 तारीख को यानी कि 12 मार्च को रिज़ल्ट जो है 12 मार्च के बाद कभी भी 12 मार्च से लेकर के 12 to 15 जो है 16 12 प्लस यानी 12 मार्च के बाद कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। जैसे ही कुछ होगा मैं ज़रूर अपने इस चैनल पे आके आप लोगों को बताऊंगा। मैंने इसीलिए एक भी वीडियो इससे रिलेटेड नहीं डाला था क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन, आपको पता है आपके 23 ऑफ मई से मेंस के एग्ज़ाम हैं। तो मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आप जो है डिस्टर्ब हो जाते हो रिज़ल्ट की खबरों को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के। दोबारा मुझसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कट ऑफ। देखो कट ऑफ से रिलेटेड मैंने बहुत पहले, जैसे ही रिज़ल्ट निकला था तभी मैंने वीडियो इसका डाल दिया था कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो कट ऑफ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप उस वीडियो में जाके क्लियर कर सकते हैं। दोबारा उसका वीडियो बनाने का कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर तो ये हो जाएगा कि यार जो मेरी एनालिसिस है उस पर मुझे भरोसा नहीं है। तो आई एम टोटली ट्रस्टिंग ऑन माई एनालिसिस। तो आप जो है कट ऑफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि अब आप इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करें। आप अपने मेंस की तैयारी जारी रखें। जिन्होंने भी मुझसे कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी ली है मुझे बिलीव है कि वो उस कट ऑफ लाइन में फॉल आउट करेगा। रिज़ल्ट पूरा भरोसा है मुझे कि रिज़ल्ट जो है उसी कट ऑफ लिस्ट में ही आना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम जो इन लोगों ने दिया है तो टोटल 70,000 प्लस यानी 77,000 के अराउंड लोगों ने जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, भरा था फॉर्म। 50,000 या 50,000 लोगों ने, 50 से 55,000 के बीच में लोगों ने, 50 to 55 के लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इस तरह से लोगों ने एग्ज़ाम जो दिया है उसके बाद जो है अब उसमें से जितने लोगों का क्लियर होगा वो उस हिसाब से ही कट ऑफ निकाला गया है। तो कट ऑफ निकालने में कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो इससे पुराने प्रोबेबिलिटी क्या थी, उसमें माइनस मार्किंग थी नहीं थी, उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी थी और कितनी सीटें थी, इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सीटें कितनी हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो जितना भी कट ऑफ का मैंने वीडियो डाला है
मुझे उस एनालिसिस पे पूरा भरोसा है और उस एनालिसिस को मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद ही वो कट ऑफ की लिस्ट जारी की है। तो मिलेंगे कट ऑफ के, तो रिज़ल्ट के बाद डिस्कस करेंगे इस चीज़ का, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कट ऑफ का पूरा डिटेल, कट ऑफ का जो दोबारा वीडियो डाल दूंगा, तो जिन लोगों ने अपने कट ऑफ से मैच नहीं किए हैं वो एक बार और देख लें कि कट ऑफ मैंने क्या डाला है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे कि इस सूत्र से खबर मिली है, उस सूत्र से खबर मिली है। तो अपने लिए ऑथेंटिक सूत्र जो है वो यूपीपीएससी की वेबसाइट ही है और वही सबके लिए ऑथेंटिक सूत्र है। कोई भी एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है या उससे रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है, तो सबसे जो ऑथेंटिक वेबसाइट होती है, जो यूपीपीएससी की जो वेबसाइट होती है वही ऑथेंटिक होती है। ये बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, यहाँ कोई सूत्र उत्र काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जो डेट पब्लिश कर दी गई है उसी डेट को ही चीज़ें बताई हैं मैंने कि जिस हिसाब से 12 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, 20 फरवरी को जो आपसे ऑब्जेक्शन सीट्स मांगी गई थी, ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे, उस ऑब्जेक्शन से रिलेटेड उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्शन पे रिजोल्यूशन अभी तक हो रहा है और उसके बाद रिजोल्यूशन के बाद जो नई आंसर कीज पब्लिश की जाती है, आंसर की पब्लिश होने के बाद रिज़ल्ट पब्लिश होता है। तो इसमें जो है टाइम लग जाता है और अभी टाइम है रिज़ल्ट आने में, तो आप जो है वेट कर लीजिए। मोस्ट प्रॉब्ली इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, होली के बाद जो है रिज़ल्ट जो है 12 तारीख से 12th ऑनवर्ड आपका रिज़ल्ट कभी भी आ जाएगा। 12th से लेके 16 तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसी डेट रेंज के बीच में ही रिज़ल्ट आएगा। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। मेंस की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है वाकई। तो आप लोग कंटिन्यू स्टडी रखिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। रिज़ल्ट जिनको पता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनका रिज़ल्ट तो यार पॉजिटिव आएगा ही, तो अपनी मेंस पे फोकस रखिए। ज़्यादा इधर उधर आप अपना जो है, क्योंकि मेंस की डेट भी पास में ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर पेपर के टाइम, जब एन पेपर के टाइम पे ही पढ़ाई सही नहीं होती है, पेपर के पहले ही पढ़ाई कर लेनी चाहिए पूरी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करिए। मैंने बहुत ज़्यादा बोला है कि आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना है। पेपर में हाथ नहीं चलता है और हाथ चलता है तो दिमाग नहीं चलता है। मेंस के पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि बहुत मुश्किल से लोग कहते यार आप कनेक्शन बिठाओ कि ये सेक्शन था, कि ये सेक्शन था, कि ये सेक्शन था। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन में ही काफ़ी सारे सेक्शंस वो पूछ देते हैं, तो उन सारे सेक्शन की इंटरलिंकिंग आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ती है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि एक पेपर जब क्वेश्चन आपका आता है तो डायरेक्ट आ जाता है। तो जो लोग मेंस के कैंडिडेट, जो मेंस की पढ़ाई पहले से ही लेके चलते हैं, उनका प्री तो क्लियर होता ही है, साथ में मेंस की भी तैयारी रहती है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और उन्हें लगता है उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी लेबोरियस छात्र हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। मेरा एक सजेशन है कि ज़रूर से ज़रूर वो टेस्ट सीरीज़ कोई ना कोई ज्वाइन करके रखें और जो है जो भी टेस्ट सीरीज़ उनको अच्छी लगती है वो ज्वाइन करें। मुझसे किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो बताएं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और अपनी जो है तैयारी जो है उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एक ज़रूर कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मंथ के 1 महीने पहले से ही आप जो है वो टेस्ट सीरीज़ में ही मेन फोकस करें। उससे पहले तक आप अपना पूरा सिलेबस पहले ख़त्म कर लें। सिलेबस ख़त्म करने के बाद ही आप जो है टेस्ट सीरीज़ में जंप करें। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आंसर में देख के यहाँ देखूँ वहाँ देखूँ फिर लिखूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा जो है एक सेक्शन वाइज आप कवर कीजिए। सबसे पहले आप CRPC वाले सेक्शन कवर कीजिए। IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट काफ़ी अच्छे से आपको आना चाहिए। एंड देन आपको इसके बाद जितने भी सिविल वाले चीज़ें हैं वो कवर करनी चाहिए। फिर उससे मैचेज जितने भी आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जैसे ही मैं आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आपको पुराने साल का जो पिछले साल का पेपर है, लास्ट ईयर पेपर है, आपको बिना किसी तैयारी के आपको सबसे पहले वो देखना है। आपको पूरा पैटर्न समझना है उस पेपर को देखकर कि पेपर का पैटर्न क्या आता है। और पेपर का पैटर्न पूरा समझने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। आई बिलीव दैट इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आपको क्या तैयार करना है, क्या छोड़ना। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी यही है कि आपको सबसे पहले पेपर की थारो स्टडी करनी है कि पेपर में अच्छा खासा टाइम लगा के, अभी आपके पास टाइम है, आप पेपर में टाइम दीजिए, सब्जेक्टिव पेपर उठाइए, पढ़िए और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से
करिए, लिखिए। उसके बाद जो रिज़ल्ट है नहीं है उसकी टेंशन आप मत लीजिए। रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू की टेंशन अगर आप अभी लोगे तो फिर रिटन की टेंशन कौन लेगा। तो इसलिए ये है कि रिटन आप जो है विदाउट टेंशन लिए अपना काम कीजिए। और एक मेरा एक सजेशन है, छोटा सा ही है, वो ज़रूर दिमाग में रखिए कि जैसे कि कई बार होता है कि सक्सेस हम सोच के सक्सेस को अपने दिमाग में हावी कर लेते हैं। जब आप एक रेस में जाते हो तो सामने वाला बंदा जो होता है, जो रेस दो बंदे जो रेस कर रहे होते हैं, उसमें से जो दूसरा बंदा होता है उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा होता कि मुझे सक्सेस या मुझे फर्स्ट आना है। उसके दिमाग में कभी नहीं चल रहा होता। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार ये जो रेस है, ये बंदा देखा इसे मुझे आगे कैसे निकलना है। जब वो आगे निकल जाता है, जब तक वो गोल नहीं पा लेता तब तक भी उसे फर्स्ट आने का नहीं लगता कि मुझे फर्स्ट आना है। उसे तब भी हर मोड़ पे लगता है कि यार कोई मुझसे क्रॉस ना कर जाए, इसलिए मुझे तेज़ भागना है। और तेज़ भागते भागते उसे पता नहीं चलता है और वो गोल अचीव कर लेता है। तो अगर आप इस मोड पे चलेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा लेंगे। सक्सेस को अगर अपने दिमाग पे हावी हो जाने देंगे कि नहीं यार सक्सेस है, तो सक्सेस आपको दिक्कत कर देगी और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ है कि आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि नहीं, मुझे सक्सेस जाए ऐसी तैसी में, मुझे अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करना है। और होगा तो होगा, नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिए। और किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना और निराशावादी होना दोनों ही खतरनाक है। तो दोनों में बैलेंस बना के अपना कुछ भी मत सोचिए। मतलब अगर आप अपना बेस्ट देने को सोचेंगे तो आप पे प्रेशर आएगा, और अगर आप सोचेंगे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पे प्रेशर आएगा। इन दोनों को साइड में रख दीजिए और आप ये सोचिए कि आप जुडिशरी के तैयारी कर रहे हैं, जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। आपको ये जितने भी सब्जेक्ट, आप अपने दिमाग में पहले सब्जेक्ट बनाइए कि ये सब्जेक्ट, सबसे पहले पेपर उठाइए। पेपर उठाने के बाद आपको पता चलेगा किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और कौन सा सेक्शन हलवा सेक्शन है। जैसे मान लो मैं एक बात करता हूँ कि हिंदू लॉ है या मुस्लिम लॉ है, तो इसमें क्या है, इसमें से क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, और क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, एक्ट भी छोटे होते हैं। तो अब आपको लगता है कि यार ये पहले कर लेते तो आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है आईपीसी सीआरपीसी ये सेक्शन यार मेरी प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी है और मुझे मेंस के लिए प्रिपरेशन भी करनी है, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये बिठाना है कि मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट करते, जैसे आपने एक क्रिमिनल का ले लिया आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, अब आपने ये ले लिया और मेंस के पेपर पुराने सारे उठाए और उनके क्वेश्चन कर लिए। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के जहाँ जहाँ क्वेश्चन आए आपने देखे, आपने उनको फ्रेम आउट किया, उनको लिखा। पेपर में लिखो जरूर, आप लिखो जरूर, टाइम वेस्ट करो, खूब लिखो। पेपर को ये मान के चलो कि चलो ये पेपर, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, तो उस पर कुछ क्वेश्चन नंबर डालो, टाइम लो और बिल्कुल लिखते चले जाओ। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो कस के, क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होना, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम उनके लिए कह रहा हूँ खास करके, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत करो। क्योंकि एकदम से पेपर में जब आता है क्वेश्चन लिखने को तो हाथ नहीं चलते हैं अच्छे से, और हाथ चलता है तो दिमाग का कनेक्शन नहीं होता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़, अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो अभी से। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको? नोट्स बनाने हैं आपको एकदम शॉर्ट। ऐसा नहीं कि आप नोट्स में सब कुछ भर लो, नोट्स एकदम छोटे छोटे बनाने, एक टू द पॉइंट। जितने आप किताब खूब रंगो, किताब में खूब ज़्यादा पेंसिल, जो बेयर एक्ट है उसमें खूब ज़्यादा पेंसिल वेंसिल का यूज़ करो, एक स्पेशल पॉइंट लिखो। लेकिन जो नोट बनाओगे वो इसलिए बनाओगे कि एक दिन में आपको नोट्स रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के पर्पज़ से आप टू द पॉइंट ही लिखोगे, कोई फालतू की चीज़। जैसे मान लो ये केस लॉ है, उसमें ये डिसीजन है, तो खाली केस लॉ का नाम लिखना है और कुछ ऐसा मेमोराइजिंग पॉइंट लिखना है जिससे उस डिसीजन को आप याद रख सको। तो यही है एक मंत्र कि भैया आपको सक्सेस पानी तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। भाई रही बात रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट मैंने बता दिया है कि 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ है अभी। तो ये मान के चलो कि 12 मार्च से 15 मार्च के बीच में ही आपका रिज़ल्ट आएगा, उससे पहले रिज़ल्ट आने की संभावना कम लग रही है। 12 मार्च से रिज़ल्ट आपका, 12 से 15 मार्च के बीच में रिज़ल्ट आपका कभी भी आ जाएगा। तो 12 से 15 मार्च, 12 से 16 मार्च, इस तरह से आपको रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। और अगर मतलब 1-2 दिन पहले भी आ सकता है तो 11 को आ जाएगा, लेकिन 11-12 के तक ही आएगा रिज़ल्ट, उससे पहले रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। तो ये थी मेरी पूरी एनालिसिस रिज़ल्ट को लेकर के। कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स हैं, उनमें परेशान मत होइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। और काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर वीडियो बना दीजिए, क्योंकि काफ़ी वीडियोस चल रहे हैं और उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो जो भी आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप UPPSC की वेबसाइट पे जाके क्लियर कीजिए।
और कहीं पे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट आएगा तो वहीं आएगा सबसे पहले, और सब लोग भी वहीं से देंगे, तो सबसे पहले बेटर है कि आप भी वहीं से क्लियर कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ, और अगर फाउंडेशन बैच कोई ज्वाइन करना चाहता है PCSJ का, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो ज़रूर मुझसे संपर्क करें और मुझे ज़रूर पिंग करें। मेरा नंबर है, ये नंबर नोट कर लें, मुझे मैसेज करें। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज ज़रूर करें। जिन्हें भी PCSJ की तैयारी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, खाली फाउंडेशन बैच ही स्टार्ट करूँगा, और कोई बैच मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, जो बिल्कुल बेस से कराऊँगा, क्योंकि जो भी मुझे फाउंडेशन बैच ही कराना है फ़िलहाल, तो अभी उसी के लिए वैकेंसी है। तो फाउंडेशन बैच जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें आप रेफ़र करना चाहते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। फर्स्ट 1 मंथ तक कोई कुछ भी नहीं है, खाली रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, वो भी बेयर मिनिमम है। उसके बाद जो है वो भी फ़ीस जो होगी वो भी बेयर मिनिमम ही होगी, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको पढ़ना है, जिनको लग रहा है कि नहीं उन्हें करना ही है नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर तक मैं अपने स्टूडेंट्स को जुडिशरी के लिए तैयार करना चाहता हूँ कि नहीं, हाँ यार मुझे सब कुछ पढ़ा देना है, रिज़ल्ट की आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो फाउंडेशन बैच के लिए मुझे टाइम चाहिए, तैयारी के लिए टाइम चाहिए, और बच्चों को शुरू से लेके एंड तक ही पढ़ाने के लिए, जो अगर मेरा सिलेबस पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ही पढ़ें, और तब रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनको फाउंडेशन, अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं रेफ़र कर, नहीं करना चाहते मर्जी है आपकी, आप लोग स्वतंत्र हो, इसके लिए कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अपने एग्ज़ाम पे फोकस रखिए, मेन के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कीजिए। कट ऑफ वाला वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, लेकिन इसमें भी टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत अब नहीं है, आप सीधा रिज़ल्ट देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।